Afghanistan was a Buddhist country, Buddhist area, not a country. तो वो पड़ोस के वर्ड यहाँ आना कोई हैरत की बात ही नहीं है, नेक्स्ट डोर है। लेकिन उन वर्ड्स को हमने अपनी तरह यूज किया है, लाइक हवा। हवा इज अ पर्शियन वर्ड, लेकिन हवाएं ये हमारा है, हवाओं में है ये हमारा है। पर्शियन में कोई हवाएं नहीं होती, हवा है बस। उसका प्लूरल हमारे जो खड़ी बोली है उससे हमने किया है। अमीर अरबिक वर्ड है, लेकिन अमीरों और अमीरी ये हमारा है। अमीरों के यहाँ ऐसा होता है, अमीरों वहाँ नहीं है। तो उसका प्लूरल कैसे होता है? इवन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए हैं वर्ड्स के, और उनको हमने अपनी तरह। अब लालटेन आप कहें, लालटेन अंग्रेजी से आया है, ये तो लैंटर्न है, लेकिन वो हमने उसको लालटेन बना लिया है, अब वो है हमारा ही है। अर्दली बोलते हैं जो चपरासी, अर्दली इज ऑर्डरली। पलटन प्लेटून है, मगर उसे लेके हम अपना लेते हैं। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। एक तरफ एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छपती है, ये तो वो हमेशा बताते हैं कि इस साल हमने ये 50 वर्ड बढ़ाए हैं। हमारे मुल्क में लैंग्वेज की इज्जत तब होती है जब 50 वर्ड हर साल आप निकालें। तो ये जो कहना कि इसमें दूसरी हाँ, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, उर्दू में बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड है, और जो अच्छे वर्ड जहाँ से मिले उन्हें इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात। इसमें खराबी क्या है? जावेद साहब, ऐसा क्यों है कि उर्दू का जो स्कॉलर है वो अभी के जितने मेन डिस्कोर्सेज है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात है, उससे क्यों कटा हुआ लगता है? देखिए, एक तो अब उर्दू का स्कॉलर ही ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। किस्सा क्या है कि कोई भी लैंग्वेज हो वो सरवाइव करती है अपनी इकोनॉमिक यूटिलिटी से। लैंग्वेजेस आई एम अफ्रेड डोंट सर्वाइव ऑन द लिटरेचर। माँ बाप बच्चे को इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ाते कि बेटा मिल्टन और शेक्सपियर पढ़ लेगा, ये तो रीज़न नहीं होता ना। आप ये देखेंगे कि अब तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो अमेरिका में स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। जब इकोनॉमिक यूटिलिटी बनती है तो पढ़ाई जाती है, और जब इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं होती है तो नहीं पढ़ाई जाती। हिंदुस्तान में उर्दू की इकोनॉमिक यूटिलिटी ख़त्म होती चली गई। जब ख़त्म होती चली गई तो उसे लोग नहीं पढ़ रहे, तो जो पढ़ रहे हैं वो लोग हैं जो कहीं और नहीं जा सकते। उनका ग्लोबलाइजेशन से वैसे ही वास्ता नहीं है। एक आदमी जो दिन में 50 रुपये 60 रुपये कमाता है ठेले पे, अब उससे कहें देखिए आप, बड़ी ख़राब बात है, आप ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल अवेयर नहीं है, वो क्या करेगा? जब लैंग्वेज उन लोगों की इस्तेमाल में आएगी या उनके पास रहेगी हु आर स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी, तो वो इन चीज़ों में इस पे लिखेंगे भी, इसके बारे में बात भी होगी, इस पर डिस्कशन भी होगा। हुआ ये कि मार्जिनलाइज होती ही चली गई लैंग्वेज। मेरे पास कॉइन्स हैं 1942 का, 1946 का, जिसके ऊपर 1 रुपये का कॉइन है, उस पर अंग्रेजी में लिखा है इंडिया का कॉइन 1 रुपी, और उसके नीचे सिर्फ उर्दू में लिखा है 1 रुपया। ये हिंदुस्तान का कॉइन था। एंड लुक व्हाट हैपेंड, बिकॉज दिस लैंग्वेज हैज बीन sacrificed at the altar of two-nation theory, at the altar of partition. कि आज अगर आपको उर्दू आती है तो इट इज़ लाइक नोइंग सम डेड गॉन लैंग्वेज, और फैक्ट ये कि उर्दू है क्या ये भी नहीं जानते लोग। मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे ये हिंदी बोल रहा है, जब मेरी बात आपकी समझ में आना बंद होगी तब आप कहेंगे ये उर्दू है। कमाल की बात यह है, लुक एट द आयरनी, कि जो हमारी हिंदी फिल्में कह रहे हैं जिसके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है हिंदी, लैंग्वेज ऑफ द फिल्म हिंदी, उसके 90% राइटर्स उर्दू राइटर्स हैं। ये है उर्दू। उर्दू को कुछ भूत बना लिया गया है, और तरह तरह की बातें, मतलब इट्स सो सैड एंड डिप्रेसिंग। अखबार में मैंने कई बार ऐसा भी पढ़ा कि वो पुलिस ने इनकाउंटर किया और वो उनको जो टेररिस्ट थे उनको मार दिया,
वही दे वर किल्ड, और उनकी कार में से कुछ वो RDX निकला, और एक मैप निकला, और एक डायरी निकली जिसमें उन्होंने लिख लिया था कि किस किस का मर्डर करने आए हैं। वो लिख लेना चाहिए, वरना भूल सकता आदमी। तो हमेशा लिख लेते थे टेररिस्ट कि ये इनका मर्डर करना। तो और साथ में 3 उर्दू की किताबें भी थी। तो मतलब उर्दू की किताब और RDX में कुछ फ़र्क नहीं बचा। तो जहाँ यह हाल हो वहाँ कहें भैया लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन पे बात हो रही कि क्या करें, बेचारी लैंग्वेज की तो यह हालत हो गई। सर आपकी शायरी की बात करते हैं। आपकी जो किताब लावा वो काफ़ी अरसे बाद प्रकाशित हुई, पहले तरकश जो काफ़ी पहले हुई थी उसके बाद काफ़ी अरसे बाद, और मैंने इन दिनों काफ़ी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर एक जो डिस्टिलेट जो निकला जो मेरे जहन में कि आप विचारों से ज़्यादा शायद एहसासों के कवि हैं, जो टाइम और स्पेस के दायरे से शायद के इन्फ्लुएंस से थोड़ा बाहर, और जो मनुष्य की कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स को छूने वाले कवि है। तो ये इस तरह की रचनाशीलता, इसको आप अपनी ताकत मानेंगे या अपनी सीमा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आइडियल पोइट्री है उसमें दोनों गुण चाहिए। जो पोइट्री ठीक आप करें, अगर आपकी पोइट्री में सिर्फ इमोशन है, फीलिंग है, तो वो लोगों को टच करेगी, थोड़ी देर तक करेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि सारे ही जज्बात जो है वो थोड़ी देर रहते हैं। अगर आपकी पोइट्री में थॉट है तो लोगों को रीज़नेबल लग सकती है, लेकिन उनके दिल को नहीं लगेगी। आपको लॉजिकल बात तो है, बात तो अच्छी कही है। और अगर इतनी ही लॉजिकल और रीज़नेबल बात ही करनी है तो प्रोज में कीजिए, पोइट्री की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली I feel that what is desirable, whether you can achieve it or not, and it can't be done, I think, on a very conscious level. Either you have it or you don't have it. Either it happens or it doesn't happen, but it can't be planned. That poetry should be felt thought, a thought that you have felt emotionally. It is not only cerebral, it is not only the logic that has appealed to you, मगर ये बात आपके दिल को भी लगी है। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो वो राइटिंग, वो पोइट्री, वो फिक्शन ज़्यादा देर तक असर करेगा और जिएगा। अब ये मैं कितना अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, मेरी पोइट्री में क्वालिटी है नहीं है, दिस इज़ फॉर अदर्स टू डिसाइड, आई कांट डू दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ आप एक इमोशनल सी बात कर रहे हैं तो वो भी क्यों कर रहे हैं, पहले तो ठहरिए। अगर ये बात 10,000 बार 10,000 राइटर पोएट्स लिख चुके हैं तो आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं भाई। या तो आप ह्यूमन इमोशन में भी कोई ऐसा शेड, कोई ऐसा एंगल, कोई ऐसा पॉइंट देखिए कि जो किसी ने वहाँ है मगर पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने, तो हाँ ये कैप्चर कर लिया। ह्यूमन इमोशन भी ऐसे ही तो नहीं है ना मोटे मोटे, उनमें भी बड़ी बारीकियाँ, बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बड़े शेड्स हैं। या आपकी कोई थॉट है तो वो थॉट अगर आपने महसूस की है, आपने फील किया है इस थॉट को, तो उस पर पोइट्री कीजिए, वरना स्पीच दे दीजिएगा या आर्टिकल लिख दीजिए। दैट्स व्हाट आई फील। जायद साहब, उर्दू के जितने भी दकाक शायर हुए अभी, उन पे किसी ना किसी तरह का एक ख़ास दर्शन का प्रभाव मुझे ऐसा लगता है। जैसे गालिब की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद सूफिज़म का ज़्यादा प्रभाव है, इकबाल पे इस्लाम का था, और फिर दूसरी ओर मार्क्सवाद काफ़ी साफ तौर पे छाया था। तो आपने अपने आप को कुछ साफ वैचारिक रुझानों से अपने आप को दूर रखने की जो एक सायास कोशिश की है, तो ये कुछ इसकी कोई ख़ास वजह या इसी को आप अपनी विशेषता मानेंगे? देखिए, एक तो गालिब इज़ नॉट नोन फॉर एनी काइंड ऑफ सूफिज़म, लेट मी करेक्ट यू। पॉपुलर हुई थी, पता नहीं अब अवेलेबल है कि नहीं है। वो तो उसका तो कैनवस बहुत बड़ा है, मतलब उसने भी इंटरेक्शन की सिचुएशन, कोई भी फीलिंग का कोई शेड हो जिस पे आपको गालिब का, उसने भी इंटरेक्शन की सिचुएशन, कोई भी फीलिंग
का कोई शेड हो जिस पे आपको गालिब का फीलिंग का कोई शेड हो जिस पे आप या कोई भी फीलिंग का कोई शेड हो जिस पे आपको गालिब का शेर न मिल जाए, जबकि उसकी एक ही किताब है, लेकिन वो कमाल है कि इतना उसने सेलेक्ट करके और इतना सोच समझ के रखा है उस किताब को कि वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सूफीज़म जो है, एक तरह का जो स्पिरिचुअलिज्म जिसे आप कहें, आजकल तो गाने भी सूफ़ी म्यूज़िक एक चीज़ हो गई है। कोई भी गाना जिसमें 4 बार मौला डाल दीजिए वो सूफ़ी गाना हो जाता है। तो ये सूफ़ीज़म क्या है, पहले तो यही डिफ़ाइन होना चाहिए कि हर चीज़ को आजकल सूफ़ी का, सूफ़ी डांस, अभी सूफ़ी कथक भी शुरू हो रहा है। नो आई एम नॉट जोकिंग रियली। मैंने पढ़ा, मुझे कार्ड आया था कि सूफ़ी कथक के लिए इनवाइट किया था मुझे। तो ये जो है असल में मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम सिनिकल अबाउट इट, ये कुछ इस तरह का ये जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, ये खैर अभी तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि ये भी हुआ है कि लोगों को जो ये बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, जो अपनी लैंग्वेज से बैरियर आया है, तो उसमें कल्चर भी दीवार के उधर रह गया ना, ये इधर आ गए। तो अब जब वॉल टू वॉल कारपेट ले लिया, एयर कंडीशनर्स ले लिए, बहुत अच्छी गाड़ी ख़रीद ली, सब कुछ हो गया, दुनिया भी घूम ली, तो अब सोचते थोड़ा कल्चर भी ख़रीदें, तो कल्चर नहीं है घर में, ज़रा कम पड़ रहा है। तो अब वो सूफ़ीज़म एक कल्चर का हिस्सा है। तो अगर आपके घर में 2-3 सीडीज़ हैं सूफ़ी सॉन्ग के, तो इसका मतलब आप यू आर एन इवॉल्व पर्सन, ये है। तो ये भी एक क्रैश कोर्स इन कल्चर। तो जहाँ तक सूफ़ीज़म का ताल्लुक़ है, उसके पोइट्स रहे हैं। बुल्ले शाह पंजाबी में पोइट था, बहुत बड़ा, बाबा फ़रीद ने लिखा है बहुत, लेकिन गालिब by any chance is not at all. As a matter of fact, he was not spiritual. He was, to say the least, was an agnostic, if not an atheist. Actually, he was an atheist. मगर उसने कहा कि अभी कहाँ पूरा खोल के बोलूँ, निकल आता है इधर उधर से। लेकिन एक्चुअली तो वो तो बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट इस दुनिया से मोहब्बत करने वाला और दुनिया को देखने वाला आदमी था। तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन जो थे, ये सब जो फॉग है, उसके पीछे आपको जो नहीं भी है वो भी दिखाई दे रहा है, वो गालिब क्या नहीं है। मैं एक बात बहुत प्राइड के साथ उर्दू पोइट्री के बारे में कहूँगा कि आम तौर से दुनिया में जब पोइट्री किसी भी लैंग्वेज में शुरू हुई तो वो रिलीजियस पोइट्री होती, हिम्स हों या भजन हों या डेटीज़ की तारीफ़ में पोइट्री हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो इट मूव्स in other directions. उर्दू पोइट्री में ये नहीं हुआ। उर्दू पोइट्री फ्रॉम द वर्ड गो वॉज एग्नोस्टिक, एंटी फंडामेंटलिज्म एंड एथिस्टिक, ऑलमोस्ट एथिस्टिक, एंड मेनी टाइम्स खुल के। ये जो गज़ल का एक फॉर्म है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है। पहले तो गज़ल पे ही ज़्यादा ज़ोर था, वो कसीदे जो एक तरह की पोएम होते हैं या मरसिया एक तरह की पोएम होता है, वो भी थे, लेकिन जो मेन फोकस उर्दू पोइट्री का रहा है वो गज़ल पे रहा है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, टिल परहैप्स अर्ली 20th सेंचुरी। जब दूसरे इन्फ्लुएंसेस, यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी हिंदुस्तान के लिटरेचर पे आए और ये हुआ, फिर पोएम पे की इम्पोर्टेंस और नज़म जिसे हम कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बाद में शुरू हुई। हालांकि 250 साल पहले नज़ीर जैसा पोइट था जिसने बहुत पोएम्स लिखी हैं और अजीब अजीब चीज़ों पे पोएम लिखी है। ही वाज वन बेयरफुट पोएट ऑफ उर्दू, जिसने मेलों के ऊपर, होली दिवाली पर, रीछ का तमाशा, भालू के तमाशे पर, तरबूज पे, सुराही के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पे, इस तरह की पोइट्री की है। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज नॉट टेकन सीरियसली। ये क्या शायरी कर रहा है, वो बहुत दिनों बाद डिस्कवर हुआ कि इट्स ग्रेट पोइट्री। तो ये जो शायरी थी, ये गज़ल में जो थी, अब गज़ल का फॉर्म ये है कि उसकी हर 2 लाइनें एक शेर होती हैं और हर शेर अपने अंदर कंप्लीट होता है। यू कैन, शेर नंबर 1 में आप यू कैन टॉक ऑफ वन टॉपिक, शेर नंबर 2 में आप कुछ और भी कहिए, तीसरे शेर में कुछ और कह, वो उनका कनेक्शन आपस में हो कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आमतौर से नहीं होता है। अब अगर बात आपको 2 लाइन में कहनी है
तो वही वो जो 140 का प्रॉब्लम है ना ट्विटर में, तो वही प्रॉब्लम गज़ल में भी होता है कि आपको 2 लाइन में पूरी बात कहनी है। तो व्हाट यू डू दैट यू डेवलप सिंबल्स। जब पूरी बात डिटेल में नहीं कर सकते हो तो सिंबल्स आप जब डेवलप करते हो तो आपने इशारा दिया तो दूसरा समझ गया हाँ भाई क्या मतलब है। अब गज़ल में जो सिंबल डेवलप हुए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक है मैखाना, जिसका ट्रांसलेशन तो है टैवर्न। एक है रिंद, जिसका ट्रांसलेशन डिक्शनरी में है अ ड्रंकर्ड, शराब पीने वाला। एक है हरम, जिसका ट्रांसलेशन है मस्जिद। दैर, जिसका ट्रांसलेशन है मंदिर। एक है शेख, जो कि रिलीजियस आदमी है। एक है जाहिद, जो कि प्योरिटन है। एक है मोतसिब, हु इज़ मॉरल पुलिस। एक है नासे, हु इज़ द मॉरलिस्ट, हु गिव्स यू advice, moral advices, so on. All these people, Sheikh and Zahid and Mullah, these are the villains of Urdu poetry. Haram is an undesirable place, while tavern is the desirable place. Maikhana is the symbol of free thinking. Rind is a symbol of a man who is not conditioned by tradition, while Sheikh is the traditionalist and he is the villain of Urdu Ghazal. So all those fundamentalist, regressive, traditionalist characters are the villains. शराब खाना अच्छी जगह है. Now by शराब you don't mean शराब. उसके बाद जो बी ग्रेड सी ग्रेड पोइट हैं जो जिनके आपको सीडी मिल जाते हैं वो उनके यहाँ शराब शराब ही है, लेकिन बड़े शायर के यहाँ शराब शराब नहीं है, शराब खाना नहीं है. मैं जो है जैसे शराब है. अब मतलब मैं मिसाल के तौर पे शेर सुनाता हूँ. जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम. एवरी मोमेंट आप दे रहे हैं. जिन्हें प्यास कम है और जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम. निज़ाम मीन सिस्टम. जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम. मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निज़ाम है कि मजाक. Are we talking of a tavern and alcohol, or are we talking of an unfair economic system? तो ये जो है आप जब इस अंडरस्टैंडिंग को, इन सिंबल्स को समझ के आप उर्दू पोइट्री पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो क्या कह रही है और क्या क्या लिखा जा रहा है. तो ये जो मेरा प्राइड ये है कि लिबरल थिंकिंग, डिज़ायर फॉर सोशल जस्टिस, स्टैंडिंग अप फॉर द वल्नरेबल, ये उर्दू पोइट्री में सिर्फ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ नहीं आया. ये हमेशा से इसकी ट्रेडिशन रही है. 250 साल पहले पैदा हुआ था मीर. 250 साल 300 साल पहले की का शेर सुनाता हूँ. उसका मैं वो सुनाऊंगा आपको जो सिंपल लैंग्वेज में है. अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर. अमीर ज़ादे अमीरों के बेटे. अमीर ज़ादों से दिल्ली की मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं के कारण से. अब ये शेर 250-300 साल पुराना है. ये जो क्लास कॉन्शियसनेस थी, ये जो, या यही मीर का शेर है, निजात मोक्ष को कहते हैं और जन्नत जहन्नुम हेल हेवन जो भी. और जो निजात, अच्छा मुसलमान तो निजात पाता है ना, जैसे अच्छे हिंदू मोक्ष पाते हैं और अच्छे लोग दोनों नहीं पाते. तो जाए है जी निजात के गम में, कि मेरा दिल तो क्या, दिल जो है हमेशा इसी में निजात के गम में परेशान रहता है. जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में.
क्या क्या बातें कही इन लोगों ने, ये कब की पोइट्री बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो सेकुलर वैल्यूज उर्दू पोइट्री की है, या आपको एक बात बताऊं कि दिवाली पे, होली पे, जन्माष्टमी पे, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जैसी पोइट्री आपको उर्दू शायरों की मिलेगी, और 150 साल, 200 साल, 250 साल पुरानी, तो हिंदुस्तान की किसी लैंग्वेज में नहीं मिल सकती। तो ये इस लैंग्वेज का कमाल ये है कि जो लैंग्वेज इतनी डायनामिक और इतनी सेकुलर, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद हो, ये उर्दू का नारा है भाई। मुझसे तो किसी ने पूछा था, एक बात बताइए, उर्दू में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा कोई गीत है? मैंने भाई यही उर्दू का ही है। तो ये चक्कर है, इसलिए इस पे तरह थे। मैं तो इसके साथ, बेचारी के साथ जो हुआ, बड़ा बुरा हुआ। बात क्या है कि जो ट्रू नेशन थ्योरी जिसने बंगाल को भी बंटवा दिया और पंजाब को भी बंटवा दिया, ये तो थ्योरी ही झूठ थी। और ये थ्योरी उस दिन 1971 में पूरी तरह झूठ साबित हो गई। अब क्या है कि ज़मीनें तो बांट लेते हो, हिस्ट्री के भी जो वर्जन बना लो, एक लैंग्वेज जो जिंदा सबूत है कि टू नेशन थ्योरी गलत है, उसका क्या करोगे? अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि ऐसा करो भाई, वर्ब पाकिस्तान ले ले और नाउन्स इंडिया ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो